आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जगत के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं जिलाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में आज महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें। जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो ये प्रेस ब्रीफिंग हमने रखी है, आप सभी जानते हैं कि कल पूरे प्रदेश भर के अंदर मतदान का दिवस है। तो आज की जो ये हमारी प्रेस ब्रीफिंग है, सबसे पहले हम चालू करेंगे उन्हीं के साथ जो जिनके लिए बेसिकली पूरी एक्सरसाइज की जाती है, जो कि हमारे मतदाता हैं। तो मतदान का समय आप लोगों को परिचित है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सुबह 7 बजे के बाद से कभी भी जाकर अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट डाल सकते हैं और शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में होंगे, उन सभी को वोट करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। 6 बजे जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो जितने भी लोग लाइन में खड़े होंगे उन्हें टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जो कोई आएगा उसके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे मतदाता हैं, ये इंश्योर करें कि सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे के पीरियड के अंदर अपना मतदान डालना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मतदान में एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हैं जो कि अलाउड है। एपिक तो हम सभी जानते हैं कि जो वोटर इलेक्शन कार्ड है वो तो एक आपका प्रमाण पत्र है ही। इसके अलावा अगर आपके पास कॉपी नहीं है या नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आधार कार्ड, नरेगा का जो आपका जॉब कार्ड इशू होता है लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपकी पासबुक अगर उसमें फ़ोटो के साथ है तो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपका इशूड होगा। एक यूडीआईडी कार्ड है जो डिसेबिलिटी कार्ड हम लोग इशू करते हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल आईडी कार्ड्स जो एमपीज़, एमएलएज़ और एमएलसीज़ को इशू होते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो हिमाचल में लागू नहीं होता। एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड अंडर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। परंतु मुख्यतः बेसिकली आधार, नरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनको भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास एपिक उपलब्ध नहीं है। एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जो बीएलओ सभी मतदाताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन से कुछ समय पहले। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ आपकी सूचना के लिए है, वो एज ए आईडी प्रूफ नहीं मानते हैं। तो कोई भी मतदाता ये गलती ना करें कि अकेली वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप लेकर जाएं। आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जिसमें एपिक मुख्यतः है, और उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ सूची जो है वो साझा करी। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पर कंडक्ट को भी अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर फैलाते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें वहाँ से निष्कासित कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा सबसे कि सब अपना जो है व्यवहार ठीक रखें और जो गरिमा है पोलिंग बूथ की उसको मेंटेन करें। मोबाइल फ़ोन जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर अलाउड नहीं है, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि उससे सीक्रेसी वायलेट होने का आपका चांस रहता है। तो मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप लेके जाते हैं तो बाहर आपका एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जहाँ पे हमारे बीएलओ साहिबान बैठते हैं, उनके पास डिपॉजिट कर सकते हैं या अपने किसी भी संगी साथी के आप साथ गए उनको दे सकते हैं। साथ ही में जब आप वोट करेंगे तो ये भी सबको मालूम है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन अगर डीईओ भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको भी अथॉरिटी नहीं है कि आपके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हो। आपके मतदान की जो सीक्रेसी है, जो गोपनीयता है, उसका पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट अधिकार है, तो कोई भी आपके साथ वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता। बहुत से हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो हमारा वोटिंग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आपका पोलिंग बूथ के अंदर चलता है उसके बारे में भी हल्का सा ब्यौरा दे देता हूँ। हमारे एक पोलिंग बूथ पे इन जनरल 4 आपके अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। जब भी कोई मतदाता एंटर करता है सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में अपनी कॉपी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम ज़ोर से पुकारता है। उसका कारण ये है कि जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं वो भी ये चेक कर सकें कि ये यही व्यक्ति है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन, डाउट है तो वो उसी पॉइंट पे रेज कर सकता है। एक बार जैसे ही आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जो उसके पास इलेक्टोरल रोल है पोलिंग ऑफिसर 1 पे, उस पर आप मार्क हो जाते हैं,
तो आप पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाते हैं। पोलिंग ऑफिसर 2 आपसे एंट्री करवा के आपका सिग्नेचर करवाता है, आपको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देता है और आपके हाथ पे स्याही लगाता है। तो ये 3 कार्य जो है वो आपका पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 करता है, जिसका काम जो है वो सबसे लंबा होता है। तो जहाँ पे भी हमारे 1200 से अधिक वोटर हैं वहाँ पे 2 हमने पोलिंग ऑफिसर 2 लगाए, ताकि आपका जो वोटर इनफ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और किसी भी प्रकार की वहाँ पे लाइन जो है वो लंबी क्रिएट ना हो। पोलिंग ऑफिसर 3 ईवीएम इंचार्ज होता है, उसके पास सीयू होती है। आप जैसे उनके पास जाएंगे वो पुनः एक बार आप चेक करेंगे कि क्या आपके बाएं हाथ की उंगली के ऊपर इंडेलिबल इंक लगी हुई है तो वो आपको वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भेज देंगे और आपको सीयू का वो बटन दबा देंगे ताकि आप वोट कर सकें। तो जो भी हमारे नए मतदाता हैं वो उनके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया साझा करी, बाकी लोग तो सभी जानते होंगे। इसके अलावा 2 एक मुख्य ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA। इस ऐप के ऊपर जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड जानकारी है वो आपको सारी अवेलेबल है। आपके मतदाताओं जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके एक एफिडेविट फाइल किया जाता है, फॉर्म 26 हम जिसे बोलते हैं, जिसमें अपने पूरे डिटेल्स देते हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास ऊपर कितने कोर्ट केसेस हैं। ये पूरी जो सूचना है ये उस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। आप ऊपर अपने प्रत्याशी का नाम सर्च करें, वो मिल जाएगी। साथ ही में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बूथ कौन सा है, मेरा जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नंबर कौन सा है, तो एपी कार्ड आप डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो जो भी हमारे पहली बार मतदाता हैं वो ये सूचना जानना चाहते हैं या कन्फ्यूजन है कि मेरा पोलिंग बूथ कहीं शिफ्ट ना हो गया हो, बिकॉज नए पोलिंग बूथ भी क्रिएट होते हैं, तो ये सब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगर कुछ सूचना आपको फिर भी नहीं मिलती है तो 1950 इलेक्शन की हेल्पलाइन है जो हमेशा चली हुई है, उसके ऊपर भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में फिर मैं निवेदन करूंगा सभी मतदाताओं से कि कल है, सभी इंश्योर करें कि आप लोग आएँ और वोट डालना सुनिश्चित करें। पिछले लोकसभा चुनाव में चंबा में 68% के आसपास हमारा वोटर टर्नआउट था, जो पूरे स्टेट में सबसे कम था। तो इस बार हम इसको इम्प्रूव करें और 75% तक का हमारा टारगेट है और वो आपके सहयोग से ही पूरा होगा। तो आज जितने भी हमारे प्रेस के साथी यहाँ हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों तक मैसेज पहुँचाएं कि कल जो है अपना मतदान आकर सभी डालकर जाएं और चंबा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 75% या उससे ऊपर करने में हमारी सहायता करें। वोटर्स के बाद अब हम थोड़ा इलेक्शन की तैयारियों की बात कर लेते हैं। अभी राइट नाउ आप जानते हैं कि कल जो है हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो गई हैं। हमारे कुल 195 631 में से 195 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना पड़ता है और इसमें से 59 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उसमें से सारी पहुँच चुकी हैं। 7 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो आज मूव करेंगी। ये आपकी मुख्यतः महिला और जो हमारे PWD पोलिंग पार्टीज़ हैं, क्योंकि उनके पोलिंग स्टेशन पास में ही हैं, तो उनको आज सभी SDMs मूव कर देंगे। कल जितनी भी गई थी वो सबके सब पहुंच चुकी हैं। इसी के अलावा EVMs आप जानते हैं हमारे पास सफिशिएंट संख्या में है, वो सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने साथ लेकर गए हैं। जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र में स्थित पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर कि रिस्पॉन्स करना किसी भी इमरजेंसी में मुश्किल है, वहाँ के लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ को एक सेपरेट मशीन भी दी है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक ऑल्टरनेट रिजर्व मशीन अवेलेबल हो। इसके अलावा हमारे पास 63 सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि कल तारीख में अपने अपने पोलिंग बूथ जो उनको असाइन किए गए हैं उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहेंगे, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। जो भी हमारे इलेक्शन की 4 बेसिकली मुख्य स्टेज हैं। आपका पहला है मॉक पोल जो कि सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे पहले जो समय निर्धारित किया गया है पोलिंग चालू करने के लिए, तो 5:30 इन दी मॉर्निंग। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल यानी कि मतदान की शुरुआत जो कि सुबह 7 बजे करी जाएगी। और फाइनल आपका स्टेज है क्लोजर ऑफ द पोल जो कि शाम को 6 बजे या जब भी आपका 6 के बाद जितनी देर में खड़े हुए लोग ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद होगी। तो ये तीनों स्टेज को मॉनिटर करने के लिए जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली अपने पोलिंग बूथ्स का विजिट करेंगे। इसी के साथ हमारे पास 68 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से VHF सेट्स का प्रयोग किया गया है।
जिसमें 20 वॉट और 4 वॉट के छोटे सेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है ताकि हर एक पोलिंग स्टेशन से रेगुलर बेसिस पे जानकारी एसडीएम्स के वहाँ पे जो स्थापित कंट्रोल रूम है और डीएसपीज के जो स्थापित कंट्रोल रूम है उन तक जा सके और उनसे सूचना आगे हमें एग्रेषित की जा सके और ये सूचना फिर हम आपके साथ और सीईओ ऑफिस के साथ भी साझा कर सकें। इसके अलावा कल पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट के लिए 91 एचआरटीसी की बसेस और 95 लाइट व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी और इतनी गाड़ियों की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम पोलिंग पार्टीज़ को वापस लेकर आएंगे। पोलिंग के बाद चंबा और चुरा असेंबली सेगमेंट की जो मशीनें हैं वो 1 तारीख को ही चंबा में जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में वो उसी तारीख को आके स्टोर कर दी जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे 3 असेंबली सेगमेंट है भरमौर जिसमें पांगी भी सम्मिलित है, भटियात और डलहौजी, इनकी जो ईवीएम मशीन्स हैं वो 2 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे तक हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर करी जाएंगी, सील करी जाएंगी। उसके बाद जो आपका वेयर हाउस है वो सीधा 4 तारीख को खुलेगा जब काउंटिंग है। तो ये भी सभी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी ये सूचना जो है पहले से शेयर की जा चुकी है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप जानते हैं कि आखिरी के जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हमने सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंतर्गत करंट जो आदेश है वो भी हमने पारित कर दिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और हमारे जो एसडीएम्स हैं वो अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये सूचना थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे 20 पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे आईटीबीपी की टुकड़ियाँ, 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे आईटीबीपी की टुकड़ियाँ एसपी साहब पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ जितने भी हमारे काउंटिंग रूम और स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे भी आईटीबीपी के जो सेक्शंस हैं वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। एसएसटीज, एफएसटीज और जो हमारे नाके हैं इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के वो भी 24/7 एक्टिव हैं। और इसके बारे में थोड़ी और सूचना जो आपको एडीएम साहब बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं 48 घंटे में। मुख्यतः बेसिकली किसी भी प्रकार की पब्लिक रैलियाँ अलाउड नहीं है, परंतु आप हाउस टू हाउस कैंपेनिंग पे किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। आप बड़ी रैली नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, बट जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करना आपको अलाउड है। एंड इसके अलावा लाउड स्पीकर के ऊपर बैन है। और मेजर चसक भटोरी जो कि पांगी के अंदर है तो वहाँ पे भी टीम पहुँच गई थी कल ही और वहाँ पे जाके उन्होंने पोलिंग स्टेशन स्थापित भी कर दिया है। कल थोड़ा पांगी में मौसम भी ख़राब था, परंतु उसके बावजूद भी एसडीएम और आरसी पांगी ने इंश्योर किया कि उनकी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज टाइमली बिना परेशान हुए अपने अपने स्टेशन तक पहुँच सकें। 78 पोलिंग बूथ्स जो हैं आपके मिशन 414 के अंदर 71 जी। ये बेसिकली जो एक मुख्य कार्य किया गया है जो पहले ही कर दिया गया है वो कि जितने भी वहाँ के मतदाता हैं उन सबको पर्सनलाइज्ड इनविटेशन कार्ड वहीं के स्कूल के बच्चों के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तो उससे हमें ये उम्मीद है कि ये जो पर्सनल कनेक्ट है जो कि सीईओ साहब ने पूरे स्टेट में करवाया है उससे शायद जो एक हमारा ग्रुप छूट रहा है किसी कारण से वो मतदान करने नहीं आते वो प्रॉब्लम उससे एड्रेस होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हमारे एसडीएम और स्वीप नोडल अधिकारियों ने वहाँ पे मेहनत करी है पीआरआईज़ के साथ मिलके, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवक मंडल के साथ मिलकर, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे हमारे जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर इस बार मतदान प्रतिशतता में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। तो जिस भी विभाग से वो संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से हो, मेजरली तो सड़कों के साथ है, तो वहाँ पे एक्सीएमपीडब्ल्यूडी या एससीपीडब्ल्यूडी जो हैं वो जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो हमारी स्वीप टीम है उनके साथ, और ये उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन का बहिष्कार करना पहली बात तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे कि कल कहीं पे पर्टिकुलर 4 गाँव से लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो एक तो बहुत ही समय आपने नहीं दिया, या तो समय रहते हुए अगर हमसे बात की जाती तो हो सकता था कि कुछ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हो पाता। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हें ये समझाया जाए कि अपना जो इलेक्शन, अपना जो मताधिकार है उसको ना उपयोग करके कोई सोल्यूशन अचीव नहीं होगा। जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करना वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है, तो आपने उजागर किया है तो उनका समय जिस भी तरीके से किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जा सकेगा उसकी कोशिश प्रशासन करेगा। सर अब्सेंटी वोटर का कितना परसेंटेज रहा सर? अब्सेंटी वोटर्स का कितना रहा परसेंटेज? 98%। अच्छा सर, आपका एक सर आपका कंपेन बड़ा अच्छा चल रहा था, मतदान अभियान जागरूकता है,
लेकिन दिक्कत ये रही कि चौहान जी जी, क्योंकि जो लास्ट डेट थी एनरोलमेंट की वो 4 मई 2024 तक आपको अलाउड था। एक अप्रैल कर दिया था सर, जो फॉर्मेलिटी थी ना सर, जो कागजात थे, जो जिस टाइम बोला दिया उन्होंने। प्लेयर जो है वो हमारी आईटीबीपी के साथ है, उसके बाद जो हमारी स्टेट की आर्म्ड पुलिस है उनकी वहाँ पे टुकड़ी है, और जो तीसरा सबसे आउटर लेयर है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो मैनेज करती है। एंड बिना पास की कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की एंट्री नहीं है, और जो हमारा काउंटिंग सेंटर है उसके चारों तरफ काउंटिंग डे और उसके बाद पोलिंग के बाद से कंसर्न रिक्वायर्ड टीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो डिप्यूट हो जाएंगी, और पोलिंग पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये एक्सेस रहेगा कि वो रेगुलर बेसिस पे जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स हैं वहाँ तक उनको अलाउड है आना, वो उसको देख भी सकते हैं। एक सीसीटीवी स्पेसिफिकली रूम क्रिएट किया गया है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो अपने लोगों को छोड़ सकती हैं, ताकि वो 24/7 देख सकें, उन गेटों के ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकें। सर गर्मी में बहुत ज़्यादा है, कई वोटर ऐसे भी है जो 85 से कम उम्र वाले भी है, ऐसे बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी कि इतनी गर्मी में क्या? जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे खासकर जैसे भटियार क्षेत्र के, तो शेड की कुछ मिनिमम व्यवस्था सभी जगह पे की जाएगी। साथ में बुज़ुर्ग के लिए कुर्सियाँ वगैरह, पानी की व्यवस्था वहाँ पे है, परंतु जो हमारा एब्सेंटी वोटर है वो भी 85+ के लिए है, तो वैसी सुविधा तो इस सेगमेंट को नहीं मिल पाएगी। सर वॉलंटियर कितने सेवा दे रहे हैं? तमाम ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ साथ वॉलंटियरों ने भी सेवा दे रही है, कितने वॉलंटियर लगाएंगे? जी, एग्जैक्ट नंबर की सूचना तो मेरे पास अभी नहीं है, परंतु जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स उन सभी स्कूल्स जो कि उस वॉलंटियर के निकटतम स्थित है वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे खासकर ओल्ड एज वोटर्स आते हैं या ऐसे वोटर्स आते हैं जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए, और ओवरऑल फैसिलिटेशन के लिए सभी जगह पे ऐसे वॉलंटियर्स, चाहे वो एनएसएस या एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड्स, तीनों के माध्यम से डिप्लॉय किए गए। सर कई जगह पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्या चंबा में भी ऐसी कोई medical? सभी पोलिंग बूथ के ऊपर जो हमारी आशा वर्कर हैं या फीमेल हेल्थ वर्कर है उसमें से एक ना एक व्यक्ति प्रेजेंट रहेगा फर्स्ट एड किट के साथ, है ना, और साथ में सभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो भी निकटतम पीएचसी और सीएचसी की इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे कॉल भी किया जा सकता है, और कुछ एक्चुअल में मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से किसी को वहाँ पहुँचाया भी जा सकता है। सर जिला में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन सर जो अस्पतालों में उपचाराधीन पेशेंट रहेंगे जी, उसके लिए क्या सुविधा रहेगी? जी अभी तो राइट नाउ उनके लिए यही है कि वो जाके अपने निकटतम पोलिंग स्टेशन पे डालें, बट आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन रेगुलरली उन सभी वर्गों के बारे में सोचता है जो किसी ना किसी कारण से छूट जाते हैं, तो हो सकता है कि आगे के निर्वाचनों में जाके हम कुछ चेंज देखें, बट अभी का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो एब्सेंटी वोटर की सुविधा है वो 85+ और डिसेबल्ड वोटर्स के लिए। सर एक ये कि टोटल वोटर्स हैं मार्च से लेके अभी तक का डेट, नए कितने बने हैं सर, नए कितने ऐड हुए? जी बेसिकली जो हमारा ये कैंपेन चला था रेगुलर अपडेशन का, तो उसमें कुछ 8,000 के लगभग वोटर्स हैं जो नए क्रिएट किए गए थे। 8059 एग्जैक्ट फिगर इलेक्शन तहसीलदार बता रहे हैं 1 मार्च के आगे से। सुरक्षा व्यवस्था का सवाल, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे 2 तरह के पोलिंग स्टेशन है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन और एक ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन। तो क्रिटिकल में हमारे 4 जवान सीएपीएफ के और 1 जवान होमगार्ड है, और जो ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन है वहाँ 1 जवान हमारा पुलिस का और 1 जवान होमगार्ड का रहेगा। इसके साथ ही जैसा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में 4 कंपनी सीएपीएफ की आई, तो इन कंपनीज़ को हमने इंटरस्टेट नाकों पर लगाया है, हमने थानों को भी हाफ सेक्शन एज अ QRT दी है। इसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे कंपनीज़ को लगाया गया है, और साथ में सब डिवीजन लेवल पे जो हमारे ईवीएम कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी उनकी सुरक्षा के लिए इसमें हाफ सेक्शन हमने डिप्यूट किया। जैसा डी साहब ने बताया, काउंटिंग डे पे या ईवीएम्स जो पोल होने के बाद जब हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स में आएंगे तो वहाँ पे जो इनर कॉर्डन होगा वो सीएपीएफ का होगा, मिडिल कॉर्डन स्टेट आर्म पुलिस का होगा, और जो आउटर कॉर्डन होगा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होगा। कोशिश ये की जाएगी कि सुरक्षा की पूरे पुख्ता व्यवस्था है, पूरे पुख्ता इंतजाम है, और जो इलेक्शन प्रोसेस है स्मूथली और पीसफुली करना है। अप्रोक्सीमेटली सर कितने आपके एम्प्लॉइज? सवाल है तो हमारी लगभग 80% पुलिस इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ में डिप्यूटेड है, और इसके साथ ही बाहर से हमें 200 पुलिस पर्सन PH की तरह दिए हैं। इसके अलावा CAPF हमारे पास 4 कंपनीज आएंगी,
और इसके साथ जो होमगार्ड्स हैं वो टोटल 660 होमगार्ड्स हैं रिक्रूटेड। सर ECI की डायरेक्ट जैसा आपको पता है कि FSTs SSTs हमारी एक्टिव है, इसके साथ साथ CAPF जो आई है उसके द्वारा भी हम एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस वगैरह करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के जस्ट प्रायर टू पोलिंग डे थानों में स्टाफ काफ़ी कम बचता है, पुलिस स्केलेटन स्टाफ रहता है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्शंस दिए गए हैं DSPs और SHOs को कि अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लगातार विजिट रखें, पेट्रोलिंग करें और ये कोशिश करें कि आखिरी चरणों में जो फ्रीवीज, कैश या लिकर देने का जो चलन रहता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी इस चीज़ पे लगाम लगाना, ये चीज़ कैसे सर अभी तक कितना लिक्विड NCC लागू हुआ, उसके बाद से NDPS के हमने 16 केसेस दर्ज किए हैं जिसमें लगभग 7 किलो चरस हमने बरामद किए, मतलब 60 ग्राम हेरोइन बरामद किए। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में हमने लगभग 121 केसेस दर्ज किए हैं जिसमें लगभग 7,500 लीटर हमने शराब जब्त की है। इसके साथ साथ 5,500 लीटर हमने लाहन भी डिस्प्लॉय किए। और मैं बताना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस साल जो हमने एक्साइज में काम किया लगभग 3 गुना सीजर है और FIRs भी 2 गुना से ज़्यादा, और कैश हमने लगभग 3,75,000 रुपये कोई जो है लोग गलत असेंबली कर रहे हैं जिसमें परमिशन नहीं दी गई है उस रनिंग इन्वेस्ट बाद में इंक्वायरी करके जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं और FIR कोई रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक पोस्टर्स की थी तो एज पर एक्ट जो था उसमें कार्रवाई की। एक लास्ट का जो हमारा पार्ट होता है जो कि इलेक्शन जब खत्म होता है, जैसे पहली तारीख को इलेक्शन खत्म होगा 6 बजे, उससे पहले कुछ एक ऑर्डर्स इशू होते हैं जिसमें कि अनलॉफुल असेंबली जो है उसको बैन किया जाता है। तो पॉलिटिकल रैलीज जो है वो हर तरह की वो बंद है 30 तारीख को 6 बजे के बाद, और ये बैन रहेगा अगले दिन जिस दिन हमारा पोल होगा फर्स्ट को शाम को 6 बजे तक। इसी तरह से ड्राई डे होते हैं, तो ड्राई डे के लिए एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो है वो प्रोविजंस हैं, उसमें सेक्शन 135C लगता है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है, और उसमें ड्राई डे जो है वो घोषित किया गया है 30 तारीख को 6 बजे के बाद से लेकर 35 तारीख को शाम को 6 बजे तक, और साथ में जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी ड्राई डे रहेगा। इसी तरह से जो 48 घंटे पहले हमने काम किए हैं इसमें ऑर्डर इशू किया है लाउड स्पीकर का, कोई लाउड स्पीकर लेके किसी तरह का नहीं चलेगा जो कि पॉलिटिकल रैली से संबंधित हो। साथ में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के हैं, जैसे 123 है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति को घर से, अपने घर से गाड़ियों में नहीं लेके आएंगे। अगर गाड़ियों में वो लेके आते हैं वोट डलवाने के लिए तो 123 सेक्शन के तहत ब्राइबरी का चार्ज उनके ऊपर लगता है। इसमें जो आम आदमी है जो कि फैमिली मेंबर है उनको आना अलाउड होता है कि वो अपनी गाड़ी में साथ में आ सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी जो है उनका फ्यूल बेयर नहीं करेगा, उनको कोई किराया नहीं देगा, अपनी मर्जी से वो आ सकते हैं। इसी तरह से 126 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है कि ना तो कोई एग्जिट पोल होगा अप टू जिस दिन आपकी पोल है, जैसे 19 तारीख को 6 बजे तक आपका पोल चल रहा है तो उससे आधे घंटे बाद तक जो है वो किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं होगा। तो ये जो सारी कार्रवाई है ये शुरू होगी है जब पहली फेज का पोल था उससे लेके 19 तारीख को शाम को 6 बजे तक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को हमारा लास्ट फेज है, तो जो एग्जिट पोल होंगे वो 6:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। इसी तरह से सारे ओपिनियन पोल, कोई कहता है कि ओपिनियन पोल मैंने देना है तो वो भी 30 तारीख को 6 बजे के बाद बिल्कुल बंद है, तो इस तरह से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसमें सेक्शन 144 के ऑर्डर्स इशू है और 126 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो भी उसमें इंप्लीमेंट होता है। सर बूथ से कितनी दूरी प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि बूथ से 100 मीटर तक की दूरी जो है वो कंप्लीटली प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंट्रोल में होती है, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई अपना बूथ एस्टैब्लिश करना है, सिंपल उसमें अलाउड है 2 चेयर एक शामियाना के साथ और एक टेबल के साथ, वो 200 मीटर बाहर जो है उसको रख सकता है, 200 मीटर से अंदर जो है बूथ एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। सर कैसे पहचाने? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिलते हैं पहले और वो कहते हैं कि हम शामियाना लगाना चाहते हैं, हम एक नहीं वो नहीं सर, लाने की बात कर रहे हैं, जैसे घर से लेके जाना तो हाँ वो इंक्वायरी की बात है, कोई कंप्लेंट आती है या कोई करता है तब उसमें जो एप्रोप्रिएट एक्शन जो लिया जाता है। सिर्फ कंप्लेंट पे होगी। कंप्लेंट पे नॉर्मली क्या है कि जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर में जैसा एसपी साहब ने कहा है कि आईटीबीपी फोर्स जो है वो भी है, तो ज़्यादा क्रिटिकल है वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली अपनी जो पेट्रोलिंग है वो कर रहे हैं, उसके बेस पे इंक्वायरी की जा सकती है।